नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CTBT कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट एंड ट्रीटी। CTBT कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट एंड ट्रीटी जो कि 1996 में आई थी। मित्रों, हम इस संधि पर चर्चा करें उससे पहले ज़रा सा इसके बैकग्राउंड को समझते हैं कि आखिर में CTBT जो संधि है ये 96 में ही क्यों आई, क्यों 86 में नहीं आ गई या उससे पहले क्यों नहीं आ गई। तो ये 96 में जो आई यानी लाई गई, तो इसके पीछे भी जो महाशक्तियाँ थीं उनका एक इंटरेस्ट था, उनका एक एजेंडा था, इसलिए वो 96 में लाते हैं। अदरवाइज ये संधि और पहले भी लाई जा सकती है। तो हम इस संधि पर आएँ उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पर चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि 1963 में 1963 में PTBT संधि आई थी, पार्शियल टेस्ट एंड ट्रीटी। तो इस संधि में क्या था? इस संधि में ये प्रावधान था कि आउटर स्पेस यानी खुले आकाश में, मतलब अंतरिक्ष में, और पानी के भीतर मतलब अंडर वाटर एंड एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, तो इस संधि के माध्यम से इन 3 क्षेत्रों में न्यूक्लियर टेस्ट को बैन किया गया, न्यूक्लियर टेस्ट पर प्रतिबंध लगाया गया। और इस संधि पर USSR, USA एंड UK ने हस्ताक्षर किया, लेकिन चीन और फ्रांस ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। तो मित्रों देखिए, यहाँ पर जो चीन और फ्रांस हस्ताक्षर नहीं करते हैं उसके पीछे भी उनका नेशनल इंटरेस्ट था। उन्होंने अपने हित को ध्यान में रख करके इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि ये संधि आउटर स्पेस में, एटमॉस्फेयर में, अंडर वाटर जो न्यूक्लियर टेस्ट है उस पर प्रतिबंध लगाती है। तो चूँकि फ्रांस 1960 में फ्रांस 1960 में न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनता है, और चाइना 1964 में न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनता है। अब चूंकि USSR, USA एंड UK ये तीनों, USSR 1949 में, USSR 1949 में, USA 1945 में, UK 1952 में ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाते हैं। तो इन्होंने अपने मतलब बहुत सारे परीक्षण वो कर चुके थे, तो इनको लगा कि चूँकि भाई वो आउटर स्पेस में करते थे, अंडर वाटर करते थे, तो उससे बहुत ज़्यादा रेडिएशन वगैरह फैलता था, वाटर बॉडीज़ मतलब प्रदूषित होती थी। तो उन तमाम सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके इन लोगों ने एक फार्मूला निकाला कि एक ऐसी संधि बनाई जाए जो इन क्षेत्रों में न्यूक्लियर टेस्ट को प्रतिबंधित करे। लेकिन अब देखिए, इनकी जो मंशा रही है, इनकी मतलब जो नियति रही है वो तो गड़बड़ थी। अदरवाइज वो चाहते तो यहाँ पर भी जो अंडरग्राउंड टेस्ट को इस संधि के माध्यम से बैन नहीं किया गया था तो वो उसको कर सकते थे। लेकिन मित्रों, इन शक्तियों ने जानबूझकर एक विंडो खोल रखी, क्योंकि भाई इन्हें आगे भी न्यूक्लियर टेस्ट करने थे। तो इसीलिए इन तीनों लोगों ने तो हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन चीन और फ्रांस ने हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि फ्रांस जो है वो 1974 तक वो एटमॉस्फेयर में टेस्ट करता रहा, और चाइना 1980 तक इसने एटमॉस्फेयर में न्यूक्लियर टेस्ट किया। अगर ये इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए होते तो वो एटमॉस्फेयर में न्यूक्लियर टेस्ट न कर पाते।
तो इन दोनों ने अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके नहीं किया, और इन लोगों ने हालांकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे टेस्ट वो कर चुके थे, लेकिन एक विंडो इन्होंने खोल रखी थी, वो अंडरग्राउंड मतलब जो टेस्ट है तो उसको खोल रखा था। तो यहाँ पर देखिए इनकी जो नियति और मंशा रही है वो बहुत ही मतलब दूषित, इंटेंशन बहुत ही मतलब गड़बड़ रहा है। अदरवाइज ये बैन और पहले भी लगाए जा सकते थे, लेकिन इन लोगों ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रख करके पीटीबीटी के तहत भी एक विंडो खोल रखी कि अंडर ग्राउंड जो टेस्ट है वो किया जा सकता है। तो मित्रों देखिए पीटीबीटी में ये सारी चीज़ें होती हैं, और जो सीटीबीटी है वो आता है 96 में। अब देखिए कि 96 में सीटीबीटी आती है, तो उसके पीछे भी देखिए इन जो ये जो सुपर पावर्स थे इनकी मतलब क्या स्ट्रेटजी थी, मतलब वो कितना लॉन्ग टर्म में सोचते थे कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो प्रावधान करते थे, और किस प्रकार से हमें अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाना है और दूसरे को न्यूक्लियर वेपन ईजाद करने से रोकना है। तो इन्हीं सब सारी चीज़ों को देखते हुए ये लोग इसको 96 में लाते हैं। मैं आपके सामने एक डाटा प्रस्तुत कर रहा हूँ सॉरी, उससे बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर में सीटीबीटी 96 में क्यों लाई गई। ये डाटा यूनो की वेबसाइट पर है, आप इसको देख भी सकते हैं। यूएसए 1945 में न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनता है, और इसने 1992 तक 1038 न्यूक्लियर टेस्ट किए। देखिए बहुत बड़ी मात्रा है, और सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर टेस्ट यूएसए ने ही किया है। और यूएसएसआर जो कि 1949 में न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनता है, और इसने 1990 तक कुल 715 न्यूक्लियर टेस्ट किए। यूके 1952 में न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनता है, और इसने 1991 तक 45 न्यूक्लियर टेस्ट किए। और फ्रांस 1960 में न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनता है, और इसने 1996 तक कुल 210 न्यूक्लियर टेस्ट किए। और चाइना जो कि 1964 में न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनता है, और इसने 1996 तक कुल 45 न्यूक्लियर टेस्ट किए। अब आप समझिए कि इस डेटा से आपको एक मोटा आइडिया लग रहा होगा कि आखिर में सीटीबीटी 96 में ही क्यों आती है, क्यों ये 86 में नहीं आ गई या 1980 में क्यों नहीं आ गई। तो इसके पीछे महाशक्तियों का जो इंटेंशन है, इनका जो बैड इंटेंशन है कि सारी की सारी ताकत हम अपने पास रखेंगे और दूसरे को न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने नहीं देंगे, तो ताकि हम दुनिया में दादागिरी कर सकें। तो इनका जो ये अप्रोच रहा है, अब आप देखिए कि ये डेटा आपके सामने है, ये यूएनओ की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, चाहे तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तब चूँकि 1945 से लेकर के 1992 तक अमेरिका ने खूब न्यूक्लियर टेस्ट किया। इनका मतलब जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, जो न्यूक्लियर वेपन है, वो उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसको उन्होंने खूब अच्छे से टेस्ट कर लिया। और चूँकि 90 में यूएसएसआर ख़त्म हो जाता है और यूके भी 52 से 91 तक खूब टेस्ट कर चुका होता है, फिर ये फ्रांस है, चाइना है। तो जब ये जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट थे, जब इनको ये लगा कि अब बहुत ज़्यादा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और उसके साथ साथ मित्रों 96 तक इन सारे देशों ने
एक सिमुलेशन टेक्नोलॉजी होती है, सिमुलेशन टेक्नोलॉजी होती है। तो उसमें होता क्या है कि पूरा का पूरा कंप्यूटर के माध्यम से एक रियल सिचुएशन क्रिएट की जाती है और लैब में टेस्ट किया जाता है, और उस टेस्ट के माध्यम से उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, उसका बाकायदा पता लगाया जा सकता है। तो चूँकि यहाँ पर ये सारे देश या जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट थे वो पर्याप्त मात्रा में टेस्ट कर चुके थे, और इसके साथ ही साथ ये लोग न्यूक्लियर वेपन के क्षेत्र में जो सिमुलेशन टेक्नोलॉजी होती है उसको भी ईजाद कर चुके होते हैं। तो इसीलिए इन लोगों ने ये संधि जो है, जो CTBT है, उसको 96 में लाते हैं, उसके पहले वो लोग नहीं लाते हैं। तो आप समझिए कि इन लोगों का मतलब इन लोगों की जो कुटिल सोच है, इन लोगों का जो बैड इंटेंशन है वो कितना खतरनाक है, और आज भी इनका बैड इंटेंशन बना हुआ है। तो इस चीज़ के माध्यम से आपके सामने तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि क्यों CTBT 96 में लाई गई, क्यों इसके पहले नहीं लाई गई। तो इसके पीछे ये तमाम सारे इनके जो मतलब एक बैड इंटेंशन था, इनका जो एक बैड मतलब गलत इरादा था, वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जा रही हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो गया है कि CTBT 96 में ही क्यों लाई गई, क्यों इसके पहले नहीं लाई गई। तो इन सारे जो स्टेट्स हैं, जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, इन लोगों ने अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके ये सारी चीज़ वो लाए हैं। अब आप समझिए कि इंडिया ने 74 में एक न्यूक्लियर टेस्ट किया और 92 में 2 न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो इसके ऊपर बहुत सारे बैन लगाए गए, लेकिन अब चूंकि अमेरिका हो, USSR हो, UK हो, फ्रांस हो, चाइना हो, तो इन लोगों ने इतने टेस्ट किए, कोई बैन नहीं लगाया गया। तो भाई अब चूंकि ये सुपर पावर्स थे, तो इन लोगों ने अपने हिसाब से सिस्टम को चलाया, व्यवस्था बनाई, तब इनके ऊपर कौन बैन लगाएगा। तो वो ये देखिए कि तमाम सारी चीज़ें हैं। तो अब हम आते हैं कि जो ये CTBT संधि है जो ये CTBT संधि है, तो इसके संबंध में जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं आप उसके बारे में जान लीजिए। ये जो CTBT का जो मसौदा है, ड्राफ्ट है, इसको मई 1996 में जैथ रेमेकर ने बनाया, जो कि ये नीदरलैंड के डिप्लोमेट थे। तो जो इस ट्रीटी का जो ड्राफ्ट है वो मई 1996 में जैथ रेमेकर के द्वारा बनाया गया, और ये नीदरलैंड के डिप्लोमेट्स थे। मित्रों, हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने ड्राफ्ट को बनवाया। अमेरिका ने ड्राफ्ट को बनवाया, इसलिए बनवाया क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1991 में सैद्धांतिक रूप में, व्यवहार में तो 88-89 में ही सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तो जब शीत युद्ध खत्म होता है तो जो विश्व व्यवस्था थी वो जो बाइपोलर थी वो यूनिपोलर हो जाती है। अमेरिका के नेतृत्व में विश्व व्यवस्था यूनिपोलर हो जाती है। तो चूंकि अमेरिका विश्व का दादा बन चुका था, तो उसको ये लगा कि ये सही समय है और हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, और अमेरिका के नेतृत्व में ही ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो ड्राफ्ट मई 1996 में जैथ रेमेकर के द्वारा बनाया गया, जो कि नीदरलैंड के डिप्लोमेट्स थे, और इसी ड्राफ्ट को अमेरिका ने बातचीत के आधार के रूप में आगे बढ़ाया। और जून 1996 में जिनेवा में निशस्त्रीकरण सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और
इस सम्मेलन में, इस डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस में ये जो ड्राफ्ट है इस पर चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है, डिस्कशंस होते हैं, लेकिन सहमति नहीं बन पाती है। और बहुत सारे देशों ने, जिसमें भारत है और भी बहुत सारे अन्य देश हैं, उन्होंने ये कहा कि यह संधि डिस्क्रिमिनेटरी है, विभेदकारी है, भेदभावपूर्ण है, इसलिए हम इस संधि को स्वीकार नहीं करेंगे। भारत सहित अन्य देशों का यह स्टैंड रहा। तो जब ये चर्चा हुई तो वहाँ पर सहमति नहीं बनी और भारत जैसे देशों ने इस पर विभेदकारी संधि होने का आरोप लगाया। तो जो भारत का जो कंसर्न है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी इस संधि के संबंध में जो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं आप उसको जान लीजिए। और इसके बाद मित्रों क्या होता है कि 10 सितंबर 1996 को रिचर्ड बटलर जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि थे, ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि थे, इन्होंने इस ड्राफ्ट को यूएनजीए के सामने प्रस्तुत किया। यूएनजीए में प्रस्तुत करते हैं और वहाँ पर चर्चा होती है, फिर इस पर मत विभाजन होता है। तो इस संधि जो चर्चा हुई, जब मत विभाजन हुआ तो इसमें से 158 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया और 3 देशों ने विरोध में मतदान किया और 5 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। अब देखिए कि 158 ने इसके सपोर्ट में मत किया, पक्ष में मतदान दिया और 3 ने विरोध में दिया, 5 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। अब ये 3 देश कौन है जिन्होंने विरोध में मत दिया? इसमें है हमारा भारत, फिर हमारा पड़ोसी भूटान और लीबिया। यानी भारत, भूटान और लीबिया ने सीटीबीटी के विरोध में मत किया और 5 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। ये 5 देश कौन थे? ये 5 देश थे लेबनान, सीरिया, क्यूबा, मॉरिशस। और तंजानिया। लेबनान, सीरिया, क्यूबा, मॉरिशस, तंजानिया ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। वोटिंग के बाद हालांकि ये संधि पारित हो गई, भाई बहुत बड़े देशों ने इसका समर्थन किया और उसके बाद 24 सितंबर 1996, 24 सितंबर 1996 को, 24 सितंबर 1996 को सीटीबीटी अस्तित्व में आती है।
अस्तित्व में आती है और 24 सितंबर से इस संधि पर हस्ताक्षर शुरू हो जाता है। जिसको करना था जिन्होंने किया, फिर जैसे जैसे करते गए। और इसमें 24 सितंबर 1996 को जब यह संधि अस्तित्व में आती है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि चूंकि संधि तो यूएनजीए में पारित हो गई, अब असल मुद्दा ये आता है दोस्तों कि संधि को अमली जामा कैसे पहनाया जाए, कैसे इसका क्रियान्वयन किया जाए। तो क्रियान्वयन के लेवल पर कार्य करने के लिए, इसको अमली जामा पहनाने के लिए 19 नवंबर 1996 को वियना में CTBTO यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट एंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है वियना में, ताकि इस संधि को अमली जामा पहनाया जा सके, इसको क्रियान्वित किया जा सके, इसका मतलब जितना जल्द से जल्द क्रियान्वयन हो सके। इसी उद्देश्य से इन सारी चीज़ों को बनाया गया। लेकिन ये काम करता रहा, लेकिन ये संधि लागू नहीं हो पाई। अब वो लागू क्यों नहीं हो पाई, अभी हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये इस संधि से संबंधित जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं हमने आपके सामने रखे। अब ये बात आती है कि आखिर में इस संधि का प्रावधान क्या था, इस संधि का प्रावधान क्या है। तो अब हम इसके प्रावधानों पर चर्चा कर लेते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए यह संधि लाई गई कि सभी प्रकार के जो न्यूक्लियर टेस्ट हैं उसको बैन किया जाएगा, उसको प्रतिबंधित किया जाएगा। इस संधि में ये प्रावधान था, मतलब इस संधि का यही उद्देश्य था। तो अब इस संधि के जो मेन प्रावधान हैं वो क्या क्या हैं, उस पर जरा सा चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो पहला प्रावधान है वो ये है कि इस संधि के माध्यम से सभी प्रकार के न्यूक्लियर टेस्ट को बैन किया जाएगा, मतलब उन्हें पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाएगा। सभी प्रकार के न्यूक्लियर टेस्ट, चाहे वो आपका, चूँकि अंडर वाटर, एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस में तो PTBT के माध्यम से ही प्रतिबंधित कर दिया गया था इन तीनों स्थानों पर टेस्ट को। और CTBT जो कि एक विंडो सुपर पावर्स ने खोल रखी थी अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने हितों को पूरा करने के लिए, वो अंडरग्राउंड जो टेस्ट था, तो इस संधि के माध्यम से वो सारे टेस्ट प्रतिबंधित किए गए। परीक्षण को प्रतिबंधित करना। और जो दूसरा प्रावधान है इस संधि में वो ये है कि इस संधि का उल्लंघन ना हो, इस संधि का उल्लंघन ना हो, इसके लिए इस संधि में ये प्रावधान किया गया है कि विश्व में, हाँ ये प्रावधान है कि एक इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण व्यवस्था की बात की गई है, अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण व्यवस्था की बात की गई है, अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण व्यवस्था। निरीक्षण व्यवस्था का प्रावधान किया गया है इस संधि में। इंटरनेशनल इंस्पेक्शन सिस्टम, एक इंटरनेशनल इंस्पेक्शन सिस्टम की बात की गई है। इंटरनेशनल इंस्पेक्शन सिस्टम की बात की गई है और इस सिस्टम के तहत विश्व भर में कुल 201 स्थानों पर, विश्व भर में 201 स्थानों पर ऐसे संयंत्र लगाए जाएंगे, मतलब इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है उससे, मतलब उसको रोकने के लिए तो ऐसे संयंत्र लगाए जाएंगे ताकि यदि कोई भी देश 1000 टन की क्षमता से अधिक, 1000
टन की क्षमता से अधिक का, चाहे वो अंडरग्राउंड लेवल पर टेस्ट करेगा, वो अंडर वाटर करेगा, एटमॉस्फेयर में करेगा, 1000 टन से अधिक की क्षमता का, तो वो चीज़ें जो ये सिस्टम लगाया जाएगा तो वो सूचित कर देगा कि विश्व के इस क्षेत्र में ऐसी ऐसी गतिविधियाँ अंजाम दी जा रही हैं या अंजाम दी जाने वाली हैं। तो इसीलिए इस संधि का उल्लंघन ना हो, संधि के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इस संधि में एक इंटरनेशनल इंस्पेक्शन सिस्टम का प्रावधान किया गया है। उस सिस्टम के तहत 201 स्थानों पर, पूरे विश्व में 201 स्थानों पर 1000 मतलब ऐसे संयंत्र लगाए जाएंगे जो 1000 टन की क्षमता से यदि कोई देश टेस्ट करेगा तो वो तुरंत इसकी पकड़ में आ जाएगा। और इस संबंध में जो तीसरा प्रावधान है, इस संबंध में जो तीसरा प्रावधान है वो ये है कि कोई भी देश निरीक्षण के लिए अनुरोध कर सकेगा। तीसरा प्रावधान ये है मित्रों इस संधि में कि कोई भी देश इंस्पेक्शन के संबंध में अनुरोध कर सकता है, जो उपयुक्त बॉडी होगी इंस्पेक्शन करने के संबंध में। अब ये जो निरीक्षण के संबंध में अनुरोध जो देश करेगा, उस देश को ये सूचना चाहे इंटरनेशनल इंस्पेक्शन सिस्टम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई हो या तो व्यक्तिगत निगरानी के माध्यम से, स्वयं की निगरानी के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर। तो चूंकि कोई देश यदि जो बॉडी होगी उससे इंस्पेक्शन के संबंध में अनुरोध करेगा या उससे शिकायत करेगा, तो भाई वो कुछ मतलब बेस बताएगा कि हमें ये सूचनाएं मिली हैं वहाँ से और ये इस संबंध में ये साक्ष्य हैं। तो उस आधार पर जब वो अनुरोध करेगा तो वो सूचना चाहे तो इंटरनेशनल इंस्पेक्शन सिस्टम के माध्यम से वो सूचना उसे प्राप्त हुई हो या व्यक्तिगत निगरानी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई हो, तो इस आधार पर वो निरीक्षण के लिए अनुरोध कर सकेगा। और जब वो बॉडी जाएगी इंस्पेक्शन करने, यदि वो सही पाती है तो उस देश पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस संधि में ये कुछ मेन प्रावधान हैं ताकि इस संधि का जो उद्देश्य है उसको पूरा किया जा सके। और मित्रों अब हम आते हैं कि यह संधि कब क्रियान्वित होगी, मतलब इसका क्रियान्वयन होगा कैसे। जो कि असल मुद्दा है, क्योंकि संधि बन जाए उसमें बहुत अच्छा प्रावधान भी कर दीजिए, लेकिन वो संधि ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट ही ना हो, उसको लागू ही ना किया जाए, तो वो संधि किस काम की, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर ये जो CTBT संधि है ये क्रियान्वित तभी होगी, उसमें शर्त एक ये है कि जब विश्व के 44 ऐसे देश, विश्व के 44 ऐसे देश जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं या जिन राज्यों की धरती पर न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर हैं, वो सभी 44 देश इस संधि को स्वीकृति दे देंगे। तो उनकी स्वीकृति देने के 180 दिन बाद
ऐसे देश जब ये स्वीकृति दे देंगे, स्वीकृति दे देंगे, उसके 180 दिन अर्थात 6 माह के बाद लागू होगी। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि यह संधि लागू तभी होगी जब विश्व के वो 44 देश जिसमें न्यूक्लियर वेपन स्टेट के साथ साथ वो ऐसे देश जिनके धरती पर न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर हैं, वो सभी हस्ताक्षर कर देंगे, उसको स्वीकृति दे देंगे, उसको रेटिफाई कर देंगे। तो वहाँ से 180 दिन के बाद यानी 6 महीने के बाद यह संधि लागू होगी। यदि इन 44 देशों में से यदि किसी भी देश ने स्वीकृति नहीं दिया तो यह संधि लागू नहीं होगी। संधि लागू नहीं होगी। देखिए, इस संधि का जो इम्प्लीमेंटेशन के संबंध में जो शर्त है ना, वो बड़ी ही कठिन है, वो बहुत ही कठिन है। इसको अमेरिका या अन्य जो सुपर पावर्स थी उस समय, वो बहुत अच्छी तरीके से इसको जान रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें ऐसे प्रावधान हैं कि इस पर कंसेंसस बनेगा ही नहीं, इस पर आम सहमति बनेगी ही नहीं। क्योंकि भाई आप बताइए कि जो देश 1949 से लेकर के 1992 तक 1038 टेस्ट किया, भरपूर टेस्ट किया, तो अब आप तो पर्याप्त मात्रा में टेस्ट कर चुके हैं। उसके साथ ही साथ आप इस संबंध में जो सिमुलेशन टेक्नोलॉजी है उसको भी ईजाद कर चुके हैं। वो तमाम सारी व्यवस्था अपने जो न्यूक्लियर आर्सेनल हैं उनको और एडवांस करने के लिए और उनको मॉडिफाई करने के लिए आपने तमाम सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। उसके बाद आप ये संधि लाते हैं और कहते हैं कि लागू तभी होगी जब वो सभी 44 देश इसको स्वीकृति दे देंगे, इसको रेटिफाई कर देंगे, नहीं तो नहीं लागू होगी। अरे आपकी दरिया दिली तो तब मानी जाती कि भाई आप तो 1945 से न्यूक्लियर वेपन स्टेट बने हुए हैं, या अन्य सारे लोग बहुत पहले बन चुके हैं। तो ऐसे देश जो कि अभी अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रख करके उनकी सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर वेपन होना बहुत ज़रूरी है, तो अभी वो देश तो 1 टेस्ट 2 टेस्ट किए ही हैं और आप उनको भी अपने समकक्षी ला के खड़ा कर दे रहे हैं। तो इसलिए ये सब जानबूझ करके ऐसे प्रावधान किए गए। एक तरफ इससे क्या होगा कि अमेरिका इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपनी जो सदाशयता है, अपना जो बड़प्पन है, अपनी जो एक दरिया दिली है वो भी दिखाना चाहता है, और दूसरी तरफ अपना इंटरेस्ट भी पूरा करना चाहता है। तो इसलिए इसमें जानबूझकर ऐसे प्रावधान किए गए हैं, वो करवाए गए हैं ताकि इस पर कंसेंसस बन ही ना पाए। तो मित्रों, ये इसका क्रियान्वयन इसी शर्त पर होगा कि अगर इसमें से कोई भी देश उसको रेटिफाई नहीं करेगा तो ये संधि लागू नहीं होगी। और ये संधि जब 1996 में आती है, तो इस संधि के अस्तित्व में आने के पहले लगभग 2000 के आसपास, जो कि डेटा हमने आपको प्रस्तुत किया है, तो इतने न्यूक्लियर टेस्ट हो चुके थे। और इस संधि के अस्तित्व में आने के बाद यानी 1996 के बाद वो जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं, तो उनमें से जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है
उसमें से 2 टेस्ट भारत ने किए हैं 1998 में, 2 टेस्ट पाकिस्तान ने किया है, और 6 टेस्ट उत्तर कोरिया ने किया है। 6 टेस्ट उत्तर कोरिया ने किया है। तो 96 के बाद 10 न्यूक्लियर टेस्ट किए जा चुके हैं, उसमें से 2 भारत ने किया है, 2 पाकिस्तान ने किया है और 6 नॉर्थ कोरिया ने किया है। तो मित्रों, आपने देखा कि ये जो संधि है 96 में क्यों लाई गई, क्यों इसके पहले नहीं लाई गई, इसके पीछे इन देशों का क्या इंटेंशन था, क्या उद्देश्य था, यो इसके माध्यम से क्या प्राप्त करना चाहते थे। और उसके साथ ही साथ आप देखिए कि इस संधि का जो क्रियान्वयन के संबंध में जो प्रावधान है, क्रियान्वयन के संबंध में जो शर्त है, वो बड़ी ही जटिल शर्त है। और ये सब जानबूझ करके ऐसा किया गया कि एक तरफ हमारी जो सदास्यता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रति वो भी पूरी हो जाए, और दूसरी तरफ मतलब हमारा इंटरेस्ट भी पूरा हो जाए। मतलब कि इस पर कंसेंसस नहीं होगा तो संधि लागू नहीं होगी। नहीं तो आप बताइए कि जो देश इतने न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है और उसके बाद इस प्रकार की संधि, मतलब इस प्रकार की एक संधि के संबंध में प्रस्ताव को आगे बढ़ाता है, और उसके बावजूद भी जो सिमुलेशन टेक्नोलॉजी है वो उस संबंध में पूरी तरीके से सक्षम हो जाते हैं। और अब इन देशों को मतलब जो ये सुपर पावर्स हैं, इनको तो अब रियल में टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपना सिमुलेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से एक रियल सिचुएशन क्रिएट करेंगे और उसी में टेस्ट करेंगे लैब में बैठ करके, और उसी से जो न्यूक्लियर वेपन है उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, उनकी जो प्रभावशीलता है, कैपेसिटी है, वो सब अच्छी तरीके से वो उसको परख सकते हैं, जांच सकते हैं। इसलिए अब इनको इस प्रकार के टेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसीलिए इन तमाम सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो संधि लाई गई CTBT 96 में, इसीलिए, और पहले नहीं लाई गई। नहीं, अदरवाइज़ ये तो आप 63 में PTBT आप लाते हैं, उसमें आप एक क्लास और बढ़ा देते कि भाई इसमें जो अंडरग्राउंड टेस्ट है वो भी बैन किया जाता है। लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर के ये प्रावधान नहीं किया, क्योंकि इन्हें और सारे टेस्ट की ज़रूरत थी, और उस समय सिमुलेशन टेक्नोलॉजी शायद इतनी एडवांस नहीं थी, या इस संबंध में इनको महारत नहीं हासिल था। तो जो भी रहा हो, तो वो तमाम सारी चीज़ें जो हैं ये सब एक सोच समझ करके प्री प्लान्ड तरीके से किया गया कि किस प्रकार से हम अपने न्यूक्लियर आर्सेनल जो है उसकी कैपेबिलिटी, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए मतलब कि वो प्रावधान करेंगे, ताकि हमारा जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको मतलब कि उसको एडवांसमेंट करने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो मित्रों, आपने देखा कि ये CTBT के संबंध में क्या प्रावधान थे, किस प्रकार से यह प्रक्रिया आगे बढ़ी, और सब कुछ होते हुए भी इसके क्रियान्वयन के संबंध में जो शर्त रखी गई, जो क्रियान्वयन के संबंध में जो प्रावधान किया गया, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स था। इसीलिए ये संधि लागू नहीं हो पाई, क्योंकि भारत तो जून 1996 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस जिनेवा में, जून 1996 जिनेवा में जो डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो वहीं पर भारत ने बहुत ही क्लियरली बोल दिया कि यह संधि विभेदकारी है, इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। भारत का कहना सही है, क्योंकि भाई ये संधि जो है ना, ये संधि जो न्यूक्लियर टेस्ट हैं उस पर प्रतिबंध लगाती है, न कि जो न्यूक्लियर वेपन हैं, जो न्यूक्लियर आर्सेनल हैं, उनको
एडवांस उनका जो एडवांसमेंट है उस पर रोक नहीं लगाती है, चूँकि ये जो सिमुलेशन टेक्नोलॉजी है, सिमुलेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप अपने न्यूक्लियर वेपन को एडवांस कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो कैपेसिटी है, आप उसको बढ़ा सकते हैं। वो सब लैब में आप सिमुलेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये संधि तो केवल और केवल टेस्ट को प्रतिबंधित करती है, बाकी जो सिमुलेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो चीज़ें हो सकती हैं उस पर वो प्रतिबंध नहीं लगाती है। इसलिए भारत का कहना बिल्कुल सही है कि यह संधि विभेदकारी है। भाई एक तरफ तो आप रोक रहे हैं, मतलब टेस्ट को रोक रहे हैं, लेकिन आप कंप्यूटर के माध्यम से, सिमुलेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो न्यूक्लियर वेपन को जो एडवांस बनाएंगे, उसकी जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसको इंक्रीज करेंगे, उस पर यह संधि प्रतिबंध नहीं लगाती है। इसीलिए भारत इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है और बिल्कुल सही किया है। क्योंकि और एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि इस संधि में कोई भी टाइम बाउंड जो निशस्त्रीकरण है उसकी भी कोई बात नहीं की गई है कि यह संधि या इस प्रकार का कोई प्रावधान होता कि फला टाइम तक, मतलब बिल्कुल इसको जो न्यूक्लियर वेपन है उनको समाप्त किया जाएगा। तो इस प्रकार का भी कोई प्रावधान इस संधि में नहीं है। इसीलिए भारत विरोध कर रहा है और भारत का विरोध बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ये जो शक्तियाँ हैं, जैसे अमेरिका ने अपने नेतृत्व में इसको आगे बढ़ाया, तो इन लोगों का इंटेंशन अभी भी सही नहीं है, इंटेंशन ठीक नहीं है। अगर इरादे नेक होते तो कोई भी जो विभेदकारी व्यवस्था बन रही है वो ना बनने दिए होते, और एक टाइम बाउंड डिसआर्मामेंट अगर वो प्रावधान होता तब तो अच्छी बात थी। तो अपने हितों को ध्यान में रख करके ये संधि बनाई गई है। इसीलिए भारत ने इसका तीव्र विरोध किया है और भारत ने बहुत अच्छा किया है। तो मित्रों, आज हमने आपके सामने इस संधि के संबंध में तमाम सारी चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत किया कि ये संधि किस प्रकार से प्रपोजल बनता है, फिर वो UNGA पास करता है, फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं, इसके क्रियान्वयन के संबंध में क्या प्रावधान है, भारत का क्या कंसर्न रहा है और क्यों यह संधि नहीं लागू हो पाई, उसको भी हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। और अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, बाय।